दोस्तों पहले ये आंकड़े देख लो, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं बेफालतू की बातें कर रहा हूँ। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बाढ़ में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। दोस्तों सोचकर देखो यार, 10 लाख लोग, इतने में तो पूरा का पूरा शहर बस जाता है। 30 से ज्यादा जिले तो पानी के बिल्कुल नीचे हैं। शिव सागर, चराई देव, गोलघाट, वहाँ के लोग रिलीफ कैंप्स में एक एक रोटी और साफ पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे देश का गौरव यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी पानी की चपेट में आ चुका है, जिसके अंदर बेजुबान जानवर सड़कों पर भाग रहे हैं, डूब रहे हैं, अपना आपा जैसे तैसे करके बचा रहे हैं, और जो अपना आपा नहीं बचा पा रहे हैं वो मर रहे हैं। और इसके अंदर कुछ लोग क्या करेंगे, बस एक छोटा सा ट्वीट कर देंगे, बस उनको लगेगा कि उनका काम हो गया। मुझे ये समझ नहीं आता इस देश के अंदर लोग अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मांगते हैं। क्यों असम और बिहार जैसे स्टेट जो है हर बार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। आखिर क्या सरकारों का कोई भी इसके ऊपर अपना अपना हक नहीं बनता है कि इस चीज को बिल्कुल सुधारा जाए या फिर इस चीज को ठीक किया जाए। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ये नेचुरल डिजास्टर जो हुआ है ना, उसका फेलियर नहीं है बल्कि अपने सिस्टम का ही फेलियर है। पूरा का पूरा आसाम डूब चुका है यार, क्या ही आप उम्मीद कर सकते हो। ये देख लीजिए आप किस हिसाब से पानी चल रहा है, किस हिसाब से लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे अपने एनडीआरएफ की टीम भी लगी पड़ी है, साथ साथ में जो अपने आर्मी के जवान भी, और उसके साथ ही पब्लिक देखिए कितनी तितर बितर हो रही है, कैसे परेशान है। इनको खुद नहीं पता कि क्या वापस घर लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे। अगर घर की तरफ ये लौट भी पाएंगे तो क्या इनको वापस उसी हालत में इनका घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर इसके अंदर इतनी सारी तबाही हुई कैसे और इसकी असली वजह क्या है, आइए हम वजह भी जानते हैं। दोस्तों हर साल सरकार यही कहती है कि जी बारिश तो इस साल बहुत हुई है। अरे यार ढोंग बंद करो, सिर्फ बारिश वजह नहीं है, इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण है। वो ये है जो तुम लोगों से छुपाए जाते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मपुत्र का गंदा होना, दूसरा है सड़े गले रिवर बैंक्स होना, और तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है ना कि जंगलों की कटाई होना और इंसानों के अंदर जो लालच भर जाना। पहले से जरा शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों से बहती हुई आती है और अपने साथ लाखों टन मिट्टी लाती है। दोस्तों सालों से नदी के तले में मिट्टी जमा हो जाती है और जिससे नदी की गहराई खत्म हो जाती है। थोड़ा सा पानी बढ़ता है और वो सीधे गांव के अंदर घुस जाता है। नदी की सफाई का वादा हर साल होता है, पर वो पैसा कहाँ जाता है अभी तक हमको यही समझ नहीं आता। इतना सारा पैसा सैंक्शन किया जाता है सरकार की तरफ से कि भाई आज या फिर आज से स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा, या फिर हमारी सरकार आने दीजिए हम ये कर देंगे। अब इस सारे खेल के अंदर लोगों को दिखता है कि हाँ भी सैंक्शन तो हो चुका है मनी, बट काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। अरे काम कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि काम स्टार्ट होने से पहले सारा का सारा जेब में जा चुका है। जब सरकार की तरफ से पैसा आया है कि ब्रह्मपुत्र को जो पूरी तरह से साफ किया जाएगा या फिर जितनी भी उसके अंदर गंदी मिट्टी होगी उसको किसी भी तरीके से निकाल कर साइड में या फिर कहीं और लेकर जाया जाएगा, तो उसका काम स्टार्ट क्यों नहीं होता है। ये जो मिट्टी है यही दलदल का रूप ले लेती है, और जब नदी उफान पर आती है तो भाई दलदल और कहाँ जाएगी, दलदल निकलेगी सीधी गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर। बस यहीं से तो मामला खराब हो जाता है और जो बाढ़ है और भी बड़ा रूप ले लेती है। जैसे ही पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो सीधा बाहर। अब इसमें किसकी गलती मानी जाएगी, क्या लोगों की गलती है? क्या जो ब्रह्मपुत्र नदी अंदर से मिट्टियां लेकर आई है क्या लोगों की वजह से लेकर आई है? नहीं ना। अब उसके बावजूद भी भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को। अब दूसरा आता है सड़े गले रिवर बैंक्स। असम में बाढ़ रोकने के लिए जो छोटे मोटे बांध बनाए जाते हैं ना, वो 1950 से लेकर 1960 के दशक के हैं, मतलब कि 70 साल पुराने यार। मरम्मत के नाम पर सिर्फ लिपा पोती हो जाती है कि भाई थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे क्रैक आ गया तो ठीक कर दिया या फिर मिट्टी लगा दी है, बस। जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ता है तो ये बांध टूट जाते हैं, और जब बांध टूटता है ना तो पानी अचानक फ्लैश फ्लड बनकर लोगों को संभलने का मौका तक नहीं देता यार। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपके कोई पड़ोस में गांव वगैरह इलाके में अगर कोई छोटा मोटा बांध भी बना हुआ है जिसको हम बंदा बोल देते हैं, ठीक है, बंदा बना हुआ है, तो वो बंदा कितना ही पानी रोक लेगा? एक लिमिट तक ही तो रोक पाएगा ना। इतना ऊंचा तो है नहीं कि भाखड़ा नंगल डैम है जी पूरा बहुत ज़्यादा ऊंचाई का हिसाब किताब लगा रखा है। छोटा मोटा बांध होगा जो बस सिर्फ और सिर्फ हल्का फुल्का प्रोटेक्शन के लिए बना दिया गया होगा। उसमें पानी इतना छोड़ दिया जाता है पीछे की तरफ से, या फिर इतना पानी आ जाता है कि वो संभाल नहीं पाता है। और जब छोटा मोटा ही बांध जो ओवरफ्लो हो जाता है ना, तब भाई बहुत मुश्किल होता है संभालना, क्योंकि ओवरफ्लो के साथ साथ वो मिट्टी गारा भी लेकर आता है जो आप नहीं संभाल। एक बार को आप पानी से लड़ जाओगे, गारे से कैसे लड़ोगे यार, इतना हैवी मटेरियल होता है वो। अब देखो यार, इस तीसरे की जो सबसे बड़ी वजह जो है ना जंगल काटने की, इसके ऊपर भी जरा ध्यान दो जरा। अरुणाचल और असम के पहाड़ियों में भाई दबा के पेड़ काटे जा रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, पेड़ से कुछ होता है, फायदा भी होता है या फिर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हाँ भाई इनको तो फायदा ही होगा, क्योंकि पेड़ काटने के बाद थोड़े बहुत पैसे तो इनके जेब में जाएंगे, बट जो फायदा हमें पर्यावरण के लिए है वो तो सारा नुकसानदेह है। इन्होंने पूरा पूरा लूट लिया मेला। अब होता ही है कि जब भी पानी आता है या फिर जब भी बारिश हैवी पड़ती है तो इसमें क्या है कि ना जो जितना भी सोयल होता है, जितना भी मिट्टी है वो बह जाती है, क्योंकि भाई उसको रोकने के लिए जड़ नहीं है पेड़ों की। वहाँ पर जड़ समेत इन लोगों ने पेड़ काट चुके हैं। अब इसके साथ क्या होता है, जितनी मिट्टी जाती है नदी के अंदर, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी
हो, चाहे XYZ कोई सी भी लोकल नदी क्यों ना हो वहाँ पर जो है, अब वो जब मिट्टी जाती है उस नदी के अंदर तो वहाँ का रास्ता कर देती है ब्लॉक, जहाँ से नदी का ही मेन निकास होता है। आखिर आपने इन सभी की जो फेल चीज़ें तो देख ली होंगी, अब इसका जो है समाधान क्या है, अब इस समाधान के ऊपर जरा बात करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा सोल्यूशन इसका ये भी है कि जब तक इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ब्रह्मपुत्र की बड़े पैमाने पर जो है आधुनिक ड्रेजिंग नहीं कराएंगी, तब तक तो कुछ बदलने वाला है ही नहीं। नदी की जो गहराई है वो बढ़ानी ही पड़ेगी दोस्तों। बढ़ानी किस टाइप से पड़ेगी, जो नीचे मिट्टी जमा हो चुकी है उसको निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि उसने पानी का स्पेस बहुत ज़्यादा तरीके से घेरा हुआ है, जिसकी वजह से जो फ्लड जैसे हालात बन जाते हैं। और दूसरे की अगर बात करें तो बांस और मिट्टी के बांध बनाना बंद करो, ठीक है नहीं। जो लोग आजकल के टाइम में सिर्फ चलताऊ काम कर देते हैं, बंद करो। चाइना और नीदरलैंड जैसे देशों में सीखो कि वो अपनी नदियों को कैसे मैनेज करते हैं। कंक्रीट के मजबूत और सेंसर बेस्ड बांध चाहिए भाई यहाँ पे जो है। अगर आप अभी इसी ज़माने के अंदर जो लकड़ी के या फिर हल्के फुल्के पत्थरों बिछा कर बस आप खुद का राम सेतु चलाना चाहते हैं, ना तो आप राम है और ना ही आपके पास की सेतु बनाना है, तो कम से कम आप इंसान है तो इंसान के लेवल पे काम कीजिए, एक दूसरे इंसान की पीड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब इतना ज़्यादा पैसा आपके पास आता है तो कैंपेनिंग में तो लगा देंगे आप, ठीक है नहीं, अपने खुद की सरकार की कैंपेनिंग में लगा देंगे, बट एक छोटा सा ब्रिज नहीं बना पाएंगे जिसको वहाँ के लोकल लोग जो है वरतेंगे। वो आप क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आपका तो कोई काम का है नहीं वो, ठीक है नहीं, क्योंकि सारा पैसा वहाँ पे लग जाएगा, आपकी जेब में कुछ जाएगा नहीं, इसलिए आप बनाते नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब दक्षिण या पश्चिम में कोई आपदा आती है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। आसाम की इस बाढ़ को नेशनल कैलेमिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता, क्यों इसको बजट में प्राथमिकता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं भाई ये वाली बात सही है, और इस वाली बात के ऊपर हमने अभी कुछ समय पहले ही बातचीत करी है। इसके ऊपर जो है भाई साहब बहस भी होनी चाहिए, और इसके ऊपर डिमांड के साथ साथ जो है कंसेशन भी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। कम से कम वो अपना आपा तो संभाल सकें। लोगों की नज़र जो है, अगर छोटा सा कोई हादसा भी हो जाता है ना दिल्ली राजधानी के अंदर, न्यूज़ की हेडलाइन वो होती है, बट आसाम जैसे क्षेत्र के अंदर ऐसी चीज़ें चल जाएँ तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ले देकर 1 से 2 दिन न्यूज़ चलेगी, बस काम खत्म, उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। देखो भाई, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं है, बट बिना बताए भी आपको दूसरे का रिलीफ समझना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे जो टीम्स वर्क भी कर रही हैं, बहुत सारे NGOs भी वर्क कर रहे हैं, जो मतलब कि एक एक रुपया भी डोनेट होने के बाद जो है लोगों को वहाँ पर हेल्प पहुँचा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का कोई ना कोई योजना हो या फिर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हो। आप चाहें तो आप 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या फिर 1000, जितनी भी आपकी क्षमता की ना हो, जितना आपको अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, ताकि आपका 1 रुपया जो किसी की जान बचा सके या फिर किसी को रिलीफ पहुँचा सके। क्योंकि भाई अगर ऐसे टाइम पर जो है आप दूसरों के साथ खड़े रहोगे, दूसरे स्टेट के साथ खड़े रहोगे, तो कुछ पता नहीं आपके साथ कौन सी आपदा हो जाए, और जिसमें आप भी दूसरों को ढूंढने की भाई हमारी भी हेल्प करो और आपके साथ कोई खड़ा ना मिले। क्योंकि सीधी सी बात है, एक हाथ दे एक हाथ ले, आजकल यही चलन है। अगर आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो दूसरा भी आपकी हेल्प करने में इंटरेस्ट जरूर दिखाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा ज़रूर अपना हाथ आगे बढ़ाइए, यहाँ पर लोगों की जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं वो समझिए, और साथ साथ ही जो है प्लीज़ प्रार्थना कीजिए भगवान से कि भाई जल्दी जल्दी वाली चीज़ें जितनी भी हैं सब कुछ सही हो जाए।